हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 19 नवंबर को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो देखिए सभी घरों में शौचालय होना ये मस्ट है। और जो लोग शौचालय का यूज़ नहीं करते, मतलब कि जो लोग खुले में जाते हैं, उन्हें स्वच्छता के प्रति अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, विश्व शौचालय संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर स्थित है सिंगापुर में। और इसके संस्थापक और डायरेक्टर ये कौन है, तो इनका नाम है जैक सिम। अब इस बार जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। देखिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस तो मनाया ही गया, 19 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। तो ये भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 16 नवंबर को मनाया गया है नेशनल प्रेस डे, जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को। 17 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, जबकि वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। 18 नवंबर को मनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है। तो देखिए जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित होने वाले थे, इसे होस्ट करने वाला था अपना देश भारत, लेकिन कोरोना के कारण, मतलब कि इसके संक्रमण को देखते हुए जो फीफा है इसने इसे पोस्टपोन कर दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फीफा के बारे में, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904। रिलेटेड है। पहला तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि भारत का पहला बालू टिब्बा पार्क, यानी कि सैंड ड्यून पार्क, ये गोवा में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि भारत का पहला हर घर जल राज्य ये गोवा ही बना है। तीसरा आप ये याद रख सकते हैं कि कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य ये गोवा ही है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है, तो ऐसा फैसला किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गायों का संरक्षण किया जा सके। देखिए आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए
कि भारत का पहला गाय अभयारण्य ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कब किया गया था? 2017 में मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में। और इसी मध्य प्रदेश में गायों का संरक्षण मतलब कि गौ हत्या को रोकने के लिए और इनके संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन, ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा सोया स्टेट ये भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, लेकिन लालजी दास टंडन के निधन के बाद ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। और देखिए, भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क की संख्या ये मध्य प्रदेश में ही है, जैसे कि पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा किसली नेशनल 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इसके अलावा 1975 में जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी, इन सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। और यही किताब लिखी है प्रेम प्रकाश जी ने। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो प्रसिद्ध राइटर है रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू बिकम ए राइटर। यदि हम बात करें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। यदि हम बात करें अभिजीता गुप्ता की, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की परपोती हैं, ये मात्र 7 साल की है और हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। और इस किताब को लिखने के बाद मतलब कि यह विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। नाम है अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब ये है क्या? तो देखिए, कोरोना के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही डगमगा गई है, तो भारत को भी इकोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और इस साल वैसे भी इंडिया की जीडीपी पहले से ही कम थी, मतलब कि जब
कोरोना नहीं आया था या लॉकडाउन नहीं लगा था उसके पहले से ही इंडिया की जीडीपी कम थी और इस कोरोना के कारण और आर्थिक मंदी आ चुकी है। हालांकि अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ भी रही है। तो यही है कि इस महामारी के बीच आर्थिक संकट से कैसे निपटा जा सकता है, इसी को लेकर के इस फोरम को संबोधित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो देखिए, अभी हाल ही में रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा शहरों को ये रैंकिंग दी गई है जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले दुनिया के 100 शहरों को शामिल किया गया है और इन 100 शहरों में टॉप किया है लंदन ने, दूसरे स्थान पर रहा न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर रहा पेरिस और जो भारत का दिल्ली शहर है ये रहा है 62 पोजीशन पर। तो देखिए, लंदन है टॉप पर। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूके। इसे आप थोड़ा और जूम करके देख सकते हैं। तो ये है यूके और ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये जो आप देख रहे हैं ये है आयरलैंड और ये जो आप देख रहे हैं ये है आइसलैंड। इसके अलावा यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं ये है स्पेन और अफ्रीका वाले हिस्सा में ये है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो यहाँ से आप लोगों ने 2 स्ट्रेट याद कर लिए है। डोवर ये तो आप लोगों को रट चुकी है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और स्पेन और मोरक्को के बीच है जिब्राल्टर स्ट्रेट जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। तो देखिए, ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट की लोकेशन और ये है डोवर स्ट्रेट की लोकेशन। अब यदि आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को और रिलेट कर सकें तो मैंने आप लोगों को बताया है ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के जा रही है, ये है मकर रेखा और ये है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, और ऊपर से वाला जो क्वेश्चन है यानी कि उच्चायुक्त और राजदूत वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन एकदम फिजूल हो गया है। इससे रिलेटेड है बुरुंडी, और ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। बुरुंडी से रिलेटेड हम सभी फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और एक फैक्ट तो आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड रट चुका होगा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजर रही है। एशिया के बाद आप देख सकते हैं ये है एशिया। एशिया के बाद ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये है बुरुंडी। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है गिटिगा। और इसकी करेंसी क्या है? तो ये है बुरुंडी फ्रैंक। अब आप ये जो देख रहे हैं बुरुंडी के आसपास ये दरार पड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से निकल करके अलग हुआ है। तो वैसे ही ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दरार पड़ रही है अफ्रीका महाद्वीप में, हज़ारों लाखों वर्ष बाद
ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम जलधाराओं को रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी दिन से इसका रिवीजन भी नहीं हुआ है। तो देखिए ये है इक्वेटर, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। और ऐसी कोई भी जलधारा जो कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आए या दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आए, ऐसी जलधाराएं कहलाती है ठंडी। जबकि वे जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, ऐसी जलधाराएं कहलाती है गर्म जलधाराएं। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में इक्वेटर के नीचे में कुछ इस तरह से यहाँ बहती है बेंगुएला जलधारा। अब आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, ये है इक्वेटर, अफ्रीका महाद्वीप से कुछ यहाँ पास ऐसे बह रही है बेंगुएला जलधारा। इसकी डायरेक्शन है भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये होगी ठंडी जलधारा। अब आप अफ्रीका महाद्वीप के इस तरफ देखेंगे तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। ये है मेडागास्कर वाला एरिया, और मेडागास्कर के पास यहाँ से आती है अगुलहास जलधारा और यहाँ से आती है मोज़ेम्बिक जलधारा। अब इसकी भी आप डायरेक्शन देखेंगे तो इक्वेटर के, मतलब कि ये इक्वेटर से नीचे की तरफ, मतलब ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो ये कहलाएगी गर्म जलधारा। अगुलहास, मोज़ेम्बिक, ये है गर्म जलधारा। जबकि यहाँ जो हमने डिस्कस किया है बेंगुएला जलधारा, ये है ठंडी जलधारा। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे।